वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें देखेंगे यूनिट 5 टॉपिक 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो उसका इजीली कवर मिल जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस आखिर है क्या? बीमा लोगों के समूह में निश्चित जोखिम रिस्क बांटने का एक सहकारी कोऑपरेटिव तरीका है। यह कोई जुआ नहीं है, बल्कि सद्विश्वास है, गुड फेथ पर आधारित एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर प्रीमियम देना अनिवार्य होता है। मान लीजिए 1000 लोग हैं, ठीक। ये 1000 लोग 100 रुपये प्रीमियम देते हैं, 100 रुपये प्रीमियम देते हैं। और इन 1000 में से किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घट जाती है तो ये जो 999 लोग बचते हैं और 1000वां जो जिसकी उसको कुछ हो गया है या मर गया है, कुछ भी हो गया हो, ठीक, तो इसका जो प्रीमियम है उस व्यक्ति के लिए क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है कि उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसे हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक। यह कोई जुआ नहीं है, यह क्या है, एक भरोसे पर चलता है और यह लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और इस पर प्रीमियम देना अनिवार्य होता है। आपको प्रीमियम देना ही पड़ेगा, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है इंश्योरेंस। आगे देखते हैं बीमा काम कैसे करता है। सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव। कोई अकेला व्यक्ति पूरा रिस्क नहीं उठा सकता, इसलिए सोसाइटी मिलकर प्रीमियम के जरिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसके 5 लोग हैं, इस प्रोजेक्ट पर 5 लोग हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पर 5 लोग काम कर रहे हैं और मान लो कोई एक व्यक्ति क्या हो रहा है, वीक पड़ रहा है, प्रोजेक्ट नहीं संभाल पा रहा है। तो ये जितने भी लोग बचे 4 लोग हैं, ये क्या करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है, इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है कि ऐसे करके 1000 लोग होते हैं, ठीक। 1000 लोग 100 रुपये प्रीमियम देते हैं, ठीक है। और इन 1000 लोगों में से कोई एक वीक पड़ता है या 2 वीक पड़ते हैं, ठीक है। तो जो प्रीमियम सबमिट हुआ है वो इसकी हेल्प करते हैं, मतलब ये सोसाइटी मिलकर प्रीमियम के जरिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सहयोग का सिद्धांत। तो इंश्योरेंस में ये बड़ा फायदा है। प्रायिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंपनियां पुराने डेटा, लॉ ऑफ लार्ज नंबर से अनुमान लगाती है कि नुकसान की संभावना कितनी है और प्रीमियम क्या क्या रखना है, क्या होना चाहिए, ठीक। जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसी कंपनी की, जैसे हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो अगर इस कंपनी को ट्रेंड देखना है, ठीक, इस कंपनी को ट्रेंड देखना है कि आजकल लोग क्या पसंद करते हैं, तो ये कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे वो किसका यूज़ करते हैं, एडवांस्ड एक्सेल, ठीक, एसक्यूएल, पावर बीआई का, इन टूल का यूज़ करके कंपनी यह पता लगाती है कि आज का ट्रेंड क्या है। कंपनी यह पता लगाती है कि आज का ट्रेंड क्या है। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके यह पता लगाती हैं कि जो प्रीमियम है वो कितना लेना चाहिए, प्रीमियम जनता से कितना लेना चाहिए, यह ऐसे फिक्स किया जाता है प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके। जैसे इस कंपनी ने अपने टूल्स का यूज़ करके ट्रेंड पता कर लेता है, वैसे इंश्योरेंस कंपनी प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके प्रीमियम को डिसाइड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं बीमा के फायदे। एक आम व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल बेनिफिट्स,
सुरक्षा और मानसिक शांति। जीवन बीमा मृत्यु पॉलिसी खत्म होने की आर्थिक सुरक्षा देता है, जिससे तनाव दूर होता है। मान लो ये एक फैमिली है, ठीक, इसके 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य हैं, ठीक है, और इनमें से कमाने वाला कोई एक ही है, अर्नर, कमाने वाला कोई एक व्यक्ति है, ठीक। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस लेना, क्योंकि ये व्यक्ति सोचता है कि अगर कमाने वाला एक है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो उसके परिवार का ध्यान कौन रखेगा। ये कमाने वाले नहीं है, ये कमाने वाले नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, कमाने वाला एक ही व्यक्ति है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका परिवार कहाँ तक भटकता घूमेगा, और अगर मृत्यु हो जाती है तो वो तनाव झेलता है, तनाव देखता है, ठीक। तो इंश्योरेंस होने के बाद जब इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी है आपकी फैमिली को क्या दे देगा, कवर दे देगा कुछ टाइम के लिए। मान लो इंश्योरेंस लिया होगा 1 करोड़ का, ठीक है, 1 करोड़, प्रीमियम ख़त्म होने से पहले ही अगर मृत्यु हो जाती है तो फैमिली को पूरा 1 करोड़ का बेनिफिट मिलता है, ताकि वो आने वाले टाइम में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसलिए इंसान को LIC लेना इम्पॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक। बचत, सेविंग, नियमित प्रीमियम जमा करने से यह बचत और इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन माध्यम बन जाता है। जैसे कि कई लोगों के पास बहुत पैसा आता है, जॉब करते हैं, ठीक, जॉब करते हैं तो 50,000 मान लो सैलरी है, ठीक, और यह ध्यान नहीं देता किसी भी इंश्योरेंस पर, और मान लो कभी अचानक कोई बीमार पड़ गया, मान लो किसी को कैंसर हो गया, तो इस 50,000 से वो इलाज थोड़ी करा सकता है, क्या कि वो मतलब खाने पीने का ध्यान रखेगा कि किस चीज़ का ध्यान रखेगा, ठीक। तो LIC एक ऑप्शन देता है आपको कि आप इसमें कम से कम 10,000 पर मंथ क्या करो, LIC में प्रीमियम के रूप में जमा करो। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की आदत बनती है। प्रीमियम जमा करने से इन्वेस्टमेंट की आदत बनती है, और आगे चल के जब आप LIC पर इन्वेस्ट करते हैं तो इस पर कुछ % क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यह एक प्रकार का सेविंग भी हो जाता है। अगर बीच में कुछ नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो ये आगे चल के 5 साल बाद या 10 साल बाद, जैसा ही आप LIC लेते हैं, तो ये जो आप 10-10 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं, तो 5 साल बाद वो इकट्ठा इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिलता है। फिर अगले साल आप नया इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक, या फिर उसी को रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें सेविंग भी, अगर मृत्यु नहीं होती तो आपको ये रिटर्न वापस मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं व्यवसाय के लिए कमर्शियल बेनिफिट्स। व्यावसायिक हानियों में अनिश्चितता कम करना, बिजनेस के रोजमर्रा के कामों में मौजूद रिस्क को पॉलिसी कम करती है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, ठीक है, फैक्ट्री चलाते हैं, अगर वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है तो उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस लेना इंपॉर्टेंट है, फायर इंश्योरेंस, ठीक है। तो जो सिर्फ इंश्योरेंस इंसानों के लिए नहीं बना, यह किनके लिए भी बना है, यह बिजनेस के लिए भी बना है, फैक्ट्रीज के लिए भी बना है, दुनिया के जैसे कार इंश्योरेंस होता है, इनके लिए भी इंश्योरेंस बना हुआ है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस बना हुआ है, ठीक है। तो सबके लिए यहाँ पर इंश्योरेंस बना हुआ है। आगे मुख्य व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति, प्रमुख व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति, की मैन इंश्योरेंस, कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण और अनुभवी लोगों के ना रहने पर होने वाला नुकसान की भरपाई। मान लो ये क्या है, एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, IT कंपनी, ठीक। IT कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक। प्रोजेक्ट मैनेजर अचानक इस कंपनी को छोड़ के कहीं और चला जाता है, ठीक। तो कंपनी क्या करती है, की मैन इंश्योरेंस लेती है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ के जाता है तो होने वाला कंपनी को नुकसान होता है, तो उसके लिए IT कंपनी ने की मैन इंश्योरेंस ले रखा है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ के जाता है तो उससे हुआ नुकसान इस की मैन इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं,
ठीक है। समाज और अर्थव्यवस्था के लिए मैक्रो बेनिफिट्स। देश की आर्थिक वृद्धि, बीमा कंपनियां प्रीमियम से जमा फंड को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, जिससे आर्थिक विकास होता है। जनता ये मान लो 1000 है, 1000 लोग, ठीक है। इन्होंने 100 रुपए जमा किए, किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को जमा किए। अब यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए गवर्नमेंट क्या जारी करती है? बॉन्ड जारी करती है। अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया है? प्रीमियम जमा किया है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी इसका क्या करती है? एक पूल बनाती है। पूल बनाती है मतलब सिक्योरिटीज बनाती है, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज कर लेती है। परचेज कर लेती है, आपको आपका बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक, इस कंपनी को भी बेनिफिट मिलता रहेगा, और गवर्नमेंट देश की तरक्की करता रहेगा, जिससे आर्थिक विकास मजबूत होता है। हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे देश में ज़्यादा तरक्की होने लगती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगता है। आप देखते होंगे रोड बनते हुए या फिर कोई बिल्डिंग बनते हुए गवर्नमेंट की तरफ से। आप भोपाल में देखिए मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, ठीक है। तो वो सब ऐसे ये चैन होती है बनने की, ठीक। तो देश की आर्थिक वृद्धि ऐसे होती है, मतलब आप पैसा देंगे तो देश में आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चलने लगेगी, ठीक। अब बात कर लेते हैं मुद्रा प्रसार, इन्फ्लेशन कम करना। जनता का पैसा फालतू खर्च होने के बजाय प्रोडक्टिव पर्पस में लगता है, जिससे महंगाई घटती है। अगर आपको सैलरी अच्छी खासी मिल रही है और आप फालतू चीज़ों में खर्चा कर रहे हैं, आप क्लब जाते हैं, कहीं किसी चीज़ में उड़ा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, आप प्रीमियम जमा कीजिए। प्रीमियम इंश्योरेंस, ठीक है। जब आप इंश्योरेंस जमा करते हैं फालतू खर्चा नहीं होता, क्योंकि महंगाई कैसे बढ़ती है? डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ती है। जितनी ज़्यादा डिमांड करोगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा महंगी होती जाएगी। तो आप फालतू खर्चा ना करें, आप बढ़िया इंश्योरेंस ले लें, उसमें प्रीमियम डालते रहें। एक प्रकार से आपकी सेविंग भी होगी। अगर आप बीच में ख़त्म भी हो जाते हैं तो कंपनी उस चीज़ का कवर देती है, ठीक है। तो फालतू खर्चा होने से बचाने के लिए आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है? महंगाई कम होती है। जिससे क्या होता है? महंगाई कम होती है। ओके, आगे चलते हैं। बीमा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस तो सभी को पता है, यह मानव जीवन की सुरक्षा के लिए होता है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस लेना इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आप इसके अंदर पेंशन इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि पेंशन इंश्योरेंस लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 60 की उम्र के बाद आपको काम मिलना बंद हो जाता है, तो आपका जो शरीर है वो भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो आप क्या काम नहीं कर पाओगे। तो पेंशन इंश्योरेंस अगर अभी से आप ले लेंगे तो क्या है, बुढ़ापे में आपको एक सहारा मिल जाएगा कि हाँ हमने पेंशन इंश्योरेंस लिया था, तो हमको थोड़ा थोड़ा वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिल रहा है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ टर्म इंश्योरेंस और पेंशन इंश्योरेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य संपत्ति, जनरल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। यह संपत्तियों और लाइबिलिटीज को नुकसान से बचाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कार खरीद लिया, तो कार चलाते समय कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, और यहाँ पर महंगी मशीन लगी हुई है, कॉस्टली मशीन लगी हुई है, ठीक है। अचानक आग लग गया तो आप फायर इंश्योरेंस ले लो, ठीक। अगर मान लीजिए आप अपने देश से कहीं विदेश एक्सपोर्ट कर रहे हैं समुद्री जहाज के जरिए, तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा?
मरीन इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। तो ये होता है जनरल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कि आप प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस। यह उन कमज़ोर वर्गों के लिए जो भारी प्रीमियम नहीं दे पाते। जैसे कि हम गाँव में देखते हैं कि कई लोग बीमार हो जाते हैं, तो उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल्स हैं लेकिन उनको सही इलाज नहीं मिल पाता है। और गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना चलाई है, आयुष्मान भारत योजना। यह किस प्रकार का इंश्योरेंस है? यह हेल्थ इंश्योरेंस है। यह किस प्रकार का इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस है। जो महंगे प्रीमियम नहीं दे पाते हैं उनके लिए है। मतलब अपने भारत देश में तो सभी के लिए लागू हो चुका है। ठीक है, तो आप आसानी से आप सोशल इंश्योरेंस ले सकते हैं, और यह कमज़ोर वर्ग को लिए बनाया गया था जो भारी प्रीमियम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना चलाया, यह एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस है। अब बात कर लेते हैं भारत में बीमा का इतिहास, क्विक फैक्ट। शुरुआत 1818 में कोलकाता में यूरोपियंस द्वारा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना से शुरुआत की। हम बात कर लेते हैं भारत देश में जब अंग्रेज आए थे। वैसे अंग्रेज आए थे 1608 में, 1608, 24 अगस्त 1608 में यहाँ पर आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के बंदरगाह में। ठीक है, तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम किस पर आ रहे हैं? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस पर। तो यहाँ पर क्या हुआ था, अपने भारत देश पहले कोलकाता, मतलब कोलकाता जो है वो अपने भारत देश से जुड़ा हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर जो अंग्रेज रह रहे थे, जो फॉरेनर रह रहे थे, जो अंग्रेज रह रहे थे यहाँ पर, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस भारत में रह रहे अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। ठीक, तो उस वक्त सिर्फ अंग्रेजों को मिलता था, अपने भारत देश के लोगों को नहीं मिला था। ठीक, फिर इसके बाद LIC की स्थापना हुई 1956 में। 245 कंपनियों का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 सितंबर को LIC की स्थापना हुई। जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमारे जो भारत देश के सरकार हैं उन्होंने क्या किया, 245 कंपनियों को अपने अधीन ले लिया। जो हम अभी आजकल इजीली इंश्योरेंस ले लेते हैं वह किसकी वजह से हुआ है? नेशनलाइजेशन की वजह से हुआ है। 245 कंपनियों को अपने साथ मिला लिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं GIC, जनरल इंश्योरेंस। 1972 में 100 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके 4 बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनियां बनाई गई। कौन कौन सी सरकारी कंपनियां? जैसे कि इंडियन इंश्योरेंस था, ठीक, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। ये 4 कंपनियां बनाई गई थी। ठीक, ये जब 4 कंपनियां बनाई गई तब जाके हमारे भारत देश के लोगों को इंश्योरेंस मिलना चालू हुआ। लेकिन ये क्या थी? सरकारी संस्थाएं थी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थी। IRDA एक्ट 1999 में IRDAI बना और प्राइवेट कंपनियों व 26% FDI को एंट्री मिली। पहले मजबूरी थी कि हम सिर्फ सरकारी कंपनीज के पास जाते थे। ठीक, लेकिन 1999 मतलब ये एक्ट आने के बाद, IRDA एक्ट आने के बाद प्राइवेट कंपनियों को 26% की एंट्री मिल गई। मतलब कि पहले सरकारी संस्थाएं थी तो लोग यहाँ से इंश्योरेंस लेते थे, अब प्राइवेट कंपनियां भी मार्केट में आ गई तो लोगों को इंश्योरेंस लेना बहुत आसान हो गया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी। तो ये था अपना इंश्योरेंस। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।